हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस क्लासेस बाय दीपा मैम। फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था नाथ साहित्य और आज हम पढ़ने वाले हैं लौकिक साहित्य। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरी ये जो क्लासेज हैं वे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB इन सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। फ्रेंड्स, ये टीजीटी लेवल की क्लासेस आपके पीजीटी लेवल के जितने भी यूपी, टीजीटी, पीजीटी के बैचेज़ हैं ये सारी उनमें फ़ायदेमंद होने वाली हैं और ये उन विद्यार्थियों के लिए क्लासेज हैं जो पेड क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप हमारे साथ मिलकर इन अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस कराया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते। एक लंबा वीडियो होने वाला है ये हमारा गद्य साहित्य को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लौकिक साहित्य को पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य के अंतर्गत कुछ रचनाएं हैं जैसे ढोला मारूरा दोहा, जयचंद प्रकाश, जयमेघ जस चंद्रिका, वसंत विलास आदि नामों का इनका उल्लेख किया गया है। क्यों, पहले देख लेते हैं हम एक बार ढोला मारूरा दोहा को। इसके रचनाकार हैं कुशल लाभ जी। 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। कैसा काव्य है ये बेटा? ये 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। राजस्थान में यह काव्य अत्यंत लोकप्रिय रहा है। यह एक विरह काव्य है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाणी नामक राजकुमारी की कथा का वर्णन है। कहवा वंश के, देखिए बेटा यहाँ पर, कहवा वंश के राजा नल का पुत्र था ढोला। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट कथन है। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप पढ़िए ध्यान से। चलिए, कहवा वंश के राजा थे, उनका पुत्र नल थे और उनका पुत्र था ढोला। तो ढोला जिस समय 3 वर्ष का था, एक बार तो यहाँ से इनकी आयु ही पूछ ली गई थी कि ढोला की आयु कितनी थी। ढोला की आयु थी 3 वर्ष। तथा पुंगल के राजा पिंगल, पुंगल के राजा का नाम था पिंगल, की कन्या का विवाह, कन्या थी मारवाणी का, जब 1.5 साल की थी तो इन दोनों का विवाह कर दिया गया था। कहा जाता है कि पुंगल में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल विवश होकर नल के राज्य में चले गए थे। पिंगल की रानी ढोला पर इतनी रीझ गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई उनको देखकर कि उन्होंने अपनी मारवाणी का विवाह उनके साथ में ढोला के साथ कर दिया। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। जब ढोला बड़ा हुआ, उसका दूसरा विवाह मालवणी के साथ, मालवा की राजकुमारी थी मालवणी के साथ हो गया। इस पर मारवाणी दुखी रहने लगी। मारवाणी कौन थी? पहले वाली रानी जो पिंगल के राजा की पुत्री थी। उसने ढोला के पास अपने विरह का संदेश भेजा। मालवणी के प्रयत्न, मालवणी दूसरी वाइफ थी उनकी, राजा की, ढोला राजा की, तो वो जितने भी प्रयत्न करती थी मालवणी उन प्रयत्नों पर, बहुत से ऐसे प्रयत्न करती थी कि उसका कोई भी संदेश मारवाणी का राजा ढोला तक ना पहुंचे, वह संदेश ना मिल सके। किंतु अंत में मारवाणी अपने उद्देश्य में सफल हो जाती है। कहा जाता यह एक लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा है, आदिकालीन श्रृंगार परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। ऋतुओं की सरसता के संदर्भ में मालवणी और मारवाणी के विरह वर्णन हृदय पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। सेकंड रचना इसकी जो है वो देख लेते हैं हम। भटकेदार की रचना है जयचंद प्रकाश। इसमें एक दूसरा नाम आता है लौकिक साहित्य के अंतर्गत जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? भटकेदार की रचना है। देखिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका उल्लेख सिंघ्याच दयाल दास के ग्रंथ राठौरी ख्यात में हुआ है। किसमें हुआ है? राठौरी ख्यात में हुआ है। ग्रंथ का नाम है राठौरी ख्यात। किसका है? दयाल दास जी का है, परंतु अभी तक यह उपलब्ध नहीं हो सका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह एक महाकाव्य है। इसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। और अगली जो रचना हमारी आती है, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देख लेते हैं। जयमेघ जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं। अगली रचना का नाम जयमेघ जस चंद्रिका है और इसके रचनाकार मधुकर कवि। यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है। यह एक महाकाव्य था। यह कैसा ग्रंथ था? ये एक महाकाव्य था। राठौरी ख्यात में यह उल्लेख मिलता है कि दयालदास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज तक का वृत्तांत लिया था।
ये इसके विषय में मयंक जसचंद्रिका के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हम देखते हैं वसंत विलास को। वसंत विलास इस कृति के रचयिता का अभी तक पता नहीं चल सका। इसमें 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आदिकालीन गद्य साहित्य। फ्रेंड्स, यहाँ तो हमारा लौकिक साहित्य कंप्लीट हो जाता है। इसमें ये 3 से 4 ही रचनाएं थी, 4 रचनाएं। आप देख सकते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। मैं वापस से आपको दिखा देती हूँ। ढोला मारूरा दोहा, जय मयंक जसचंद्रिका, जयचंद प्रकाश और वसंत विलास, ये 4 ही रचनाएं हैं। ढोला मारूरा दोहा, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका और वसंत विलास। अब हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो है गद्य साहित्य। क्या पढ़ने वाले हैं हम बेटा? अब हम पढ़ेंगे आदिकालीन हिंदी गद्य, ठीक है, काव्य। तो इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी यहाँ लेनी है, क्योंकि ये भी आदिकाल का ही एक हिस्सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक ये इसका टाइम पीरियड माना जाता है। आदिकालीन गद्य के स्वरूप और विकास की सूचना देने वाली प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। इनसे हमें पता चलता है। ये हम यहाँ पर ये कृतियाँ पढ़ने वाले हैं। कुवलयमाला ग्रंथ जो कि 9वीं शताब्दी का है। राउलवेल जो कि 10वीं से 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और वर्ण रत्नाकर ये हमारा 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। कुवलयमाला ग्रंथ के विषय में हम देखते हैं। इसमें कोई हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ये देखेंगे कि ये ग्रंथ है किनका। तो कुवलयमाला जो ग्रंथ है वो उद्योतन सूरी ने लिखा है। नंबर 2 पर हम राउलवेल देख लेते हैं। राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है। यह एक प्रेम काव्य है। इसके जितने भी पॉइंट हैं वे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इनको देखते हैं। राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है और एक प्रेम काव्य है। कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 कन्याओं का एक नक्सिक वर्णन है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, TGT 2021 में आया था। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बनाए यहाँ से कि जो 7 कन्याएं हैं वे कौन से वंश से हैं। जो नक्सिक वर्णन किया गया है 7 कन्याओं का वो किस वंश से है, तो कलचुरी वंश से है। यह गद्य पद मिश्रित एक चंपू काव्य है, यानी कि राउलवेल क्या है, एक चंपू काव्य है। राउलवेल एक शिलांकृत कृति है। ये क्वेश्चन TGT 2013 में बना था यहाँ से। राउलवेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। आगे देखिए। आरंभ में रोड़ा ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद में किया। आरंभ में क्या किया, जो रोड़ा कवि हैं, इनके जो रचनाकार हैं राउलवेल के, तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में तो इनके सौंदर्य का वर्णन वे पद में कर देते हैं और फिर उन्होंने गद्य में किया इसका प्रयोग। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें क्या है, राजस्थानी को सबसे ऊपर रखा गया है। इनकी भाषा लोक मिश्रित अपभ्रंश है, या फिर आप राजस्थानी सबसे ज़्यादा शब्द मिलते हैं तो उसको राजस्थानी प्राधान्य भी हम बोल देते हैं। राउल का मतलब होता है बेटा राजा, और वेल का अर्थ होता है राजविलास, ठीक है। अब बेटा आगे चलते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये हमारी 3rd रचना है। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसके रचनाकार है दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है, दामोदर शर्मा। ये आपको नोट करना है यहाँ से। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने कन्याकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा संस्कृत लिखने के लिए की गई थी, ठीक है। समझ आया आपको। इसकी जो रचना की गई उक्ति व्यक्ति प्रकरण की, वो की तो दामोदर शर्मा ने है, लेकिन ये क्या कहते हैं, दामोदर शर्मा के विषय में बताते हैं कि ये महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे, दामोदर शर्मा जी। और कन्याकुब्ज तथा काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की गई थी इसकी रचना, यानी कि इनको सिखाते थे ये इनके परिवार में। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ये क्वेश्चन बना है यहाँ से TGT 2013 में। इस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि व्याकरण की ओर, इसको पढ़ने से ये हमें जानकारी मिलती है कि व्याकरण की ओर उस समय लोगों का कुछ ध्यान तो गया ही था जब इसकी रचना की गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में देखिए।
चलिए फ्रेंड्स, ये कथन भी देख ही लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और उस युग के काव्य के रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो जाती है। यानी कि उक्ति व्यक्ति ग्रंथ जो है इसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की जो संस्कृति थी, क्षेत्रों की जो संस्कृति और वहाँ की भाषा थी आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और इस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। वस्तुतः राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए इसे लिखा गया था। यानी कि जो राजा थे उनके पुत्रों को सिखाने के लिए इस ग्रंथ को लिखा गया था। उक्ति व्यक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए मुनि जिन विजय लिखते हैं, उक्ति व्यक्ति शब्द का अर्थ है, क्या लिखते हैं वे? ये कथन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुनि जिन विजय का। ये यहाँ पर इकट्ठा मैंने टाइम की वजह से लिख दिया था, लेकिन आपको अलग अलग करके लिखना है। उक्ति व्यक्ति जो ग्रंथ है हमारा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके संबंध में ये कहते हैं मुनि जिन विजय कि लोकोक्ति यह है, अर्थात लोक व्यवहार में प्रयुक्त भाषा पद्धति जिससे कि हमें हिंदी में बोली कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। लोक भाषात्मक उक्ति जो व्यक्ति अर्थात व्यक्तता स्पष्टीकरण करे वह उक्ति व्यक्ति शास्त्र है। यानी कि जो भाषा हम बोली के रूप में हम उसको व्यक्त करते हैं, अर्थात उसका व्यक्तता स्पष्टीकरण करते हैं किसी भी बात को लेकर, तो वही हमारी उक्ति व्यक्ति शास्त्र, वह बात हमारी, वो शब्द या वो भाषा उक्ति व्यक्ति शास्त्र के अंतर्गत आती है, ऐसा मानते हैं मुनि जिन विजय। चलिए आगे देख लेते हैं। इस ग्रंथ में इनकी भाषा को अपभ्रंश कहा गया है। बेटा ये चीज़ याद और रखना आप कि इस ग्रंथ में क्या कहा गया है, इनकी भाषा को अपभ्रंश कहा गया है। चलिए अगली रचना को देख लेते हैं। वर्णरत्नाकर। वर्णरत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना है और वर्णरत्नाकर मैथिली का आद्य ग्रंथ है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की यह पुस्तक किसकी है? सुनीति कुमार चटर्जी की है। सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। वर्णरत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित एक गद्य रचना है। कैसी रचना है? वर्णरत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित एक गद्य रचना है। इसमें कुल 8 कल्लोल हैं। बेटा ये कल्लोल पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको यहाँ पर तो स्टार लगाना है। चलिए पढ़ते हैं इनको। नगर वर्णन नंबर 1 पर आता है नगर वर्णन, नंबर 2 पर नायिका वर्णन, नंबर 3 पर आता है आस्थान वर्णन, नंबर 4 पर ऋतु वर्णन, नंबर 5 पर प्रणयक वर्णन, 6 पर आता है बट्टादी वर्णन, 7 पर आता है शमशान वर्णन और 8वां कल्लोल अधूरा है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अन्य कवियों में विद्यापति आते हैं। विद्यापति का जो समय है वो हमारा है 1350 से लेकर 1460 तक। ये 14वीं शताब्दी के कवि हैं। विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के जिला दरभंगा, मिथिला के विस्पी नामक ग्राम में हुआ था। इनके गुरु का नाम हरि मिश्र, इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर और विद्यापति का जो वंश है वो ब्राह्मण था और इनको उपाधि मिली हुई थी ठाकुर। इनका जन्म कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था और विद्यापति का विवाह चंदा देवी के साथ हुआ था। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे चलिए। इनके 3 पुत्र व 1 पुत्री थी। विद्यापति तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के आश्रित कवि थे। इन्हें संस्कृत अपभ्रंश मैथिली का पूरा ज्ञान था। विद्यापति मूलतः शैव थे, फिर भी उन्हें कृष्ण भक्तों की पंक्ति में स्थान दिया जाता था। विद्यापति को पंडित समाज इत्यादि उपाधियों से भी विभूषित किया गया था। चलिए इनके उपनामों को देख लेते हैं। अभिनव जयदेव तो पूछा भी गया किसका उपनाम है या किसको उपाधि मिली हुई है। ये अब इनको विद्यापति जी को मिली है और क्वेश्चन बना है TGT 2013 में। मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, सरस कवि कहे जाते हैं,
अरूप कवि कहे जाते हैं, अपरूप कवि, खेलन कवि भी कहा जाता है इनको, कवि कंठहर, कवि रंजन, कवि रतन, नवकवि शेखर और नवकवि, ये सारी उपाधियाँ इनको मिली हुई हैं। मैथिली बोली का लोकप्रिय कवि है ये। मैथिली बोली है हमारी, उनका लोकप्रिय कवि के रूप में जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है। सबसे अधिक उपाधियाँ धारण करने वाले संभवतः विद्यापति ही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि भी कहा है। चलिए आगे देखते हैं। जनश्रुति है कि महाप्रभु चैतन्य विद्यापति के पदों को गाते थे और भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। आचार्य हरिप्रसाद शास्त्री के विषय में देख लेते हैं। हरिप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा, रामकुमार वर्मा, सुभद्रा झा है, ये एक सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये सुभद्रा झा है, रामकुमार वर्मा और रामरक्स बेनीपुरी आदि विद्वानों ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी माना है। विद्यापति अपरूप के कवि हैं, ये सौंदर्य के अपरूप इनको कहा जाता है। विद्यापति प्रभावशाली आशु कवि भी हैं। विद्यापति के कुल ग्रंथों की संख्या 14 मानी जाती है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, ये क्वेश्चन भी कई बार बना है और टीजीटी 2004 में क्वेश्चन बना था कि विद्यापति के ग्रंथों की रचना कितनी है। देखिए ऑप्शन भी आए थे उसमें और ये 14 मानी गई है। विद्यापति के प्रमुख ग्रंथ हम यहाँ पर देख लेते हैं। कीर्ति लता अवध भाषा में लिखा गया है। इसमें कीर्ति सिंह का वर्णन है। देखिए इसके बारे में हम देख लेते हैं कीर्ति लता की कि इसमें कीर्ति सिंह का वर्णन किया गया है। यह एक चरित्र काव्य है। वीर, इसमें का जो अंगी रस है वो वीर है। कीर्ति लता में विद्यापति अपने आप को खेलन कवि के रूप में कहा है और विद्यापति ने कीर्ति लता को भृंगी भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। कैसे संवाद के रूप में लिखा है, ये भी क्वेश्चन कई बार बना है। यानी जितने भी पॉइंट मैंने आपको कराए हैं वे सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे ही आपको नोट्स करने हैं। भृंगी संवाद के रूप में इन्होंने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यापति ने कीर्ति लता को कहानी कहा है। क्या कहा है? कहानी कहा है। विद्यापति कीर्ति लता में विद्यापति जौनपुर का रोचक वर्णन भी किया है। कीर्ति लता में विद्यापति ने कहाँ का वर्णन किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जौनपुर का वर्णन किया है। यह एक ऐतिहासिक काव्य भी है। कीर्ति लता की भाषा को विद्यापति ने देसिल बाणा कहा है। क्या कहा है? देसिल बाणा, सब्जन मिठा। चलिए आगे। इस कृति का जो आरंभ है वो आरंभ होता है भृंगी संवाद के रूप में। भृंगी संवाद प्रश्न के उत्तर में सारी उक्ति कही गई है। इस रचना को 4 पल्लवों में विभक्त किया गया है। कितने पल्लवों में विभक्त किया गया है? 4 पल्लवों में। कल्लोल में भी की थी हमने, पीछे पढ़ा है कल्लोल, यहाँ पर है पल्लव। चलिए यहाँ देख लेते हैं कीर्ति पताका। इनकी जो अगली रचना है वो है कीर्ति पताका। अभी हमने कीर्ति लता के विषय में पढ़ा, अब कीर्ति पताका को देखते हैं। ये भी अवध भाषा में लिखी है। इसमें शिव सिंह का वर्णन है और अभी यह रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। इसमें भगवान शिव के युद्धों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पदावली को हम यहाँ देख लेते हैं। यह मैथिली भाषा में है। यह सरस गीति परक रचना है। पदावली जो है मैथिली भाषा में है और सरस गीति परक रचना है। चलिए आगे देखते हैं। संयोग और वियोग श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यंजना इसमें की गई है। विद्यापति की प्रसिद्धि का मूल आधार पदावली ही है। पदावली रचना के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाने लगा। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण के रूप में है। नायिका और नायक किस रूप में जाने जाते हैं? राधा कृष्ण के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति की पदावली में घोर श्रृंगार के वर्णन होने के नाते इसे श्रृंगारिक कवि भी माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? श्रृंगारिक कवि भी माना जाता है। वास्तव में विद्यापति मैथिली लोक भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली भाषा है उसके लोक प्रसिद्ध कवि हैं। विद्यापति के पदों की रचना जयदेव ने
गीति काव्य के अनुकरण पर की थी। जयदेव के गीति काव्य के अनुकरण पर ही इन्होंने किसकी रचना की थी? विद्यापति के पदों की रचना जो है वो जयदेव के गीति काव्य के अनुकरण पर ही की गई। विद्यापति पदावली में भक्ति या आत्म की खोज का विरोध और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन शब्दों में करते हैं। समझ आया यहाँ तक? विद्यापति जी जो हैं वो पदावली में भक्ति या फिर आत्मा की खोज जो है इनका विरोध करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में। चलिए आगे देखते हैं अमीर खुसरो, और ये हमारे लास्ट हैं अमीर खुसरो। अन्य कवियों में आखिर हैं ये, अभी इसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे गद्य साहित्य पूरा ही। उसमें मेन कवि भी जो हैं और अन्य कवियों में हमने सभी पढ़ लिया। चलिए आगे इसको भी देख लेते हैं। अमीर खुसरो का जो समय है वो 1255 से लेकर 1324 तक माना गया है। 1253 और से लेकर 1325 भी कुछ लोग इसको मानते हैं। चलिए, अमीर खुसरो का जन्म जिला एटा के पटियाला गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। इनको मोइनुद्दीन खुसरो भी कहते हैं। उपनाम इनका भारत का तोता। ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में भी बना है। तूतिए हिंद टीजीटी 2013 में आया है। इनको भारत हिंदुस्तान की तूती भी कहा गया है। और ये वाला क्वेश्चन भी आया है, हिंदी बोली के प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि भी इनको कहा जाता है। टीजीटी 2001 में ये क्वेश्चन आया है। इनके पिता का नाम था सैफुद्दीन मोहम्मद। इनके गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया। खुसरो मूलतः बहुत अच्छे कवि थे, बहुत ही अच्छे कवि थे खुसरो। देखिए इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे, अपने समय के नामी कवि थे। ये संगीतज्ञ थे, इतिहासकार थे, कोशकार थे, बहुभाषाविद थे, सूफी औलिया भी थे, बहुत कुछ थे ये। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। खुसरो का लक्ष्य क्या था? जनता का मनोरंजन करना था। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो ही थे। बेटा जितने भी मैं पॉइंट आपको करा रही हूँ ना, इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली आदि कवि माना जाता था। हिंदी खड़ी बोली का कैसा कवि माना जाता था? आदि कवि माना जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये फारसी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनका खुद का दावा था कि वे फारसी के कवि जामी के समकक्ष थे। वे खुद से ये दावा करते थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे, यानी कि जो उस समय पर सबसे ऊंचे दर्जे के जो कवि माने जाते थे, सबसे बेस्ट कवि जो थे वो उन्हीं में से एक थे। पर खुसरो अनेक अंतर्विरोध थे। देखिए खुसरो पर क्या थे? अनेक अंतर्विरोध थे। क्यों? आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट इसके बारे में। अगला पॉइंट देखिए, एक और वे मलिक छज्जू जलालुद्दीन। खुसरो क्या थे? एक और तो मलिक छज्जू जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक आदि के राजकवि थे, तो दूसरी ओर सूफी फ़कीर निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। एक और दरबार था तो दूसरी ओर मठ। यहाँ समझ आया? एक और इनके दरबार था तो दूसरी ओर क्या था? दूसरी ओर था मठ। एक ओर वे कट्टर बादशाहों तथा मुल्लाओं से घिरे थे तो दूसरी ओर सूफी फ़कीरों से। एक ओर वे फारसी में लिखते थे तो दूसरी ओर खड़ी बोली में। कितना डिफरेंस है इनमें, ये कितने कैरेक्टर साथ में लेकर चलते थे। खुसरो बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय कवि थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा लेना चाहते थे, पूरा योगदान लेना चाहते थे। जिस ढंग से दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता के बोलचाल में प्रचलित मिलती हैं, उसी ढंग से पद पहेलियाँ आदि कहलाने की उत्कंठा भी इन्हें हुई है। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हैं। आगे देखिए,
कुछ मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं इनकी। बोला था जब सबको भाया, बोला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, बूझो नहीं तो छोड़ो गाँव। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? 100 बताई जाती है, जिसमें अब 20 से 21 ही उपलब्ध होते हैं। इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार से हम यहाँ देख लेंगे। खलिक बरी, हालाती कन्हैया, नजराने हिंद, खुसरो की पहेलियाँ। खलिक बरी, हालाती कन्हैया, नजराने हिंद और खुसरो की पहेलियाँ, मुक्करियाँ, इन्हीं का ग्रंथ है। दो सुखने और गज़ल, ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। आगे पॉइंट देखते हैं। काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शौरसेनी या फिर पुरानी भाषा का ही प्रचलित रूप रहा है, और अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों के बोलचाल की भाषा बोलचाल खड़ी बोली होती थी, बोलचाल की पश्चिमी प्रदेशों की जो बोलचाल की खड़ी बोली होती थी वहाँ पर भाषा, तो उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पदों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं। ठेठ खड़ी बोली चाल पहेली मुकरियाँ दो सुखने में ही मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं। यद्यपि ये कुछ इम्पोर्टेंट कथन है इनके, जो लिखने हैं और कथन को हम ठीक वैसे की वैसे ही याद करते हैं। यद्यपि कहीं कहीं इसमें ब्रजभाषा की झलक है, पर गीतों दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही भाषा ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप निकल पड़ा है। ये जीआईसी प्रवक्ता 2008 में यहाँ से क्वेश्चन बनाया, कथन ही पूछ लिया गया था कि किसका है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक था। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा जो अमीर खुसरो है वो कंप्लीट हो जाता है, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है